हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए। आज के जो प्रश्नोत्तरी है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज अपन आंकलन करने वाले हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आज अपन मोस्ट 30 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। 30 प्रश्नों से आपकी तैयारी का पता भी चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पेंटालन में पेंटा और एथलन के क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? तो आपके सामने 4 आंसर दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, 5 और पत्ते। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, 5 और पत्ते। क्यों दोस्तों? जो जो पेंटा है दोस्तों, पेंटा को कहा जाता है दोस्तों 5। ठीक है दोस्तों, इसको 5 क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एथलन को कहा जाता है दोस्तों पत्ते। क्या कहा जाता है? एथलन को कहा जाता है दोस्तों पत्ता। ठीक है, पत्ते कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो 5 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 प्रतियोगिताओं का समूह है। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है इसके अंदर? दौड़, तस्तरी फेंक, भाला फेंक, कुश्ती और लंबी कूद। ये 5 प्रतियोगिताएं इसके अंदर करवाई जाती है और इन सब प्रतियोगिताओं को कहते हैं पत्ते। क्या कहते हैं दोस्तों? पत्ते। तो ये क्या हो गया? 5 और पत्ते, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जल्दी से कॉमेंट करके बता दिए कि प्लेटो ने किस खेल में दक्षता हासिल कर रखी थी? काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। प्लेटो ने किस खेल में दक्षता हासिल कर रखी थी? जी हाँ, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मल युद्ध। कौन सा दोस्तों? मल युद्ध। बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक भी कहा जाता है। किसका? आदर्शवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आदर्शवाद की जो परिभाषा है किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, लाइसियम का संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट जो आंसर है दोस्तों, अरस्तु। अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अरस्तु ने कौन सी परिभाषा दी थी? अरस्तु ने यथार्थवाद की परिभाषा दी थी। किसकी? यथार्थवाद की परिभाषा दी थी। यथार्थवाद के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। और जो आदर्शवाद के क्या है? विरोधी हैं। किसके? आदर्शवाद के विरोधी हैं और इन्होंने यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे? किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, गैलेन के द्वारा शारीरिक शिक्षा के जो सिद्धांत थे उनको पहली बार निर्धारित किए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। प्लेस्ट्रा और डास्केलियम किस में प्रसिद्ध थे? किस में प्रसिद्ध थे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कहाँ पर प्रसिद्ध थे? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेंस में। क्यों दोस्तों? प्लेस्ट्रा जो है, प्लेस्ट्रा को क्या कहा जाता था? प्लेस्ट्रा किसके विद्यालय थे दोस्तों? कुश्ती के विद्यालय थे। किसके? कुश्ती के विद्यालय थे। जो एथेंस के अंदर कुश्ती के विद्यालय होते थे उनको प्लेस्ट्रा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्लेस्ट्रा कहा जाता था। और दूसरा जो डिडास्केलियम है, ये दोस्तों संगीत के विद्यालय होते थे। किसके दोस्तों? संगीत के विद्यालय होते थे। संगीत के विद्यालय को क्या कहा जाता था दोस्तों? संगीत के विद्यालय को कहा जाता था डिडास्केलियम। ठीक है ना दोस्तों, अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन रोम में कोलेशियम किस लिए प्रसिद्ध था? किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोगों के मनोरंजनार्थक किसी व्यक्ति का अन्य व्यक्ति या पशु से होने वाले मलयुद्ध का। कोलेशियम को क्या कहा जाता था दोस्तों? कोलेशियम को ग्लेडिटोरियम कहा जाता था। ग्लेडिटोरियम के अंदर उनको प्रशिक्षण दिया जाता था
भिड़ंत के जो प्रशिक्षण होते थे वो ग्लैडिटोरियम में होते थे, और इसका जो आयोजन होता था दोस्तों एमपी थिएटर में होता था। कहाँ पर? एमपी थिएटर के अंदर कॉलेजियम का जो आयोजन होता था वो एमपी थिएटर में होता था, और वहाँ पर क्या होता था कि जो भिड़ंत के प्रशिक्षण होते थे वो दिए जाते थे रोम के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक छल्लों के रंग के सही सियों का घोतक है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। ए बी सी डी आपके सामने आंसर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नीला पीला काला हरा लाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो मानव शरीर के अंदर जो सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों स्टेपीज। कौन सी दोस्तों? स्टेपीज मानव की सबसे छोटी हड्डी है, और यह दोस्तों कान के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कान के अंदर पाई जाती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। डी गुल्फास्थि, और इसको अपने सिंपल भाषा में हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसको स्टेपीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टेपीज कान के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है अपने पूरे शरीर की। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अस्थियों की रचना में निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत सर्वाधिक है? किसका प्रतिशत सर्वाधिक है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, कैल्शियम फास्फोरेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। कपाल में अस्थियों की कुल संख्या क्या है? जी हाँ दोस्तों, कपाल के अंदर अस्थियों की कुल संख्या क्या है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आपके सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं, इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 है। कौन कौन सी दोस्तों? फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल और टेम्पोरल, सेफेनाइड और एथेमाइड, ये 8 अस्थियां किसके अंदर होती है दोस्तों? कपाल के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वक्षीय केशुरकाएं किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 12 अस्थियों से मिलकर वक्षीय केशुरकाएं बनी होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी अस्थियों से? 12 अस्थियों से मिलकर केशुरकाएं बनी होती है। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, सैक्रम त्रिकास्थि केशुरकाएं किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 5 अस्थियों की बनी होती है। कितनी अस्थियों की बनी होती है दोस्तों? 5 अस्थियों की। दोस्तों इसको थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। ये दोस्तों बचपन के अंदर 5 अस्थियां होती है। क्या होती है दोस्तों? बचपन के अंदर 5 अस्थियां होती है, और जवानी आते आते जवानी आते आते कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। कितनी? 1 हो जाती है, और ये कूले का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? कूले का निर्माण करती है। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। कटी केशुरकाओं की संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं ए बी सी डी, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो दोस्तों, जो अस्थि उपास्थि के प्रतिस्थापन से बनती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रतिस्थापन अस्थि। कौन सा? प्रतिस्थापन अस्थि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। बताइए, विकास की प्रक्रिया में गैंग एज पद कब आते हैं? कब आते हैं दोस्तों? इसका आपके सामने आंसर है दोस्तों 4 ऑप्शन। राइट आंसर बता दीजिए, कौन सी अवस्था के अंदर गैंग एज पद आते हैं? तो इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों बी, वयस्क संधि। वयस्क अवस्था के अंदर ये सब आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान
का संबंध है? किससे संबंध है दोस्तों? ज्ञान का। 16वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर 4 ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सीखने से, स्मृति से, रचनात्मक से, इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी प्रक्रियाएं होती है ज्ञान से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। इनमें कौन प्राथमिक प्रेरणा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक प्रेरणा नहीं है दोस्तों? जी हाँ, आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अपने आंसर का जवाब जल्दी दीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राग। क्या दोस्तों? राग है जो प्राथमिक प्रेरणा में से नहीं है। अब तक आपके कितने प्रश्न सही हो गए? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं और इतने गलत। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। संस्थापित क्लासिकल अनुकूलन की प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, क्लासिकल अनुकूलन की प्रक्रिया है कौन सी? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। सामान्यीकरण, विभेदीकरण, विलोपन और उपयुक्त सभी डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा के छात्रों को मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है क्योंकि जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध व्यवहार से है। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के छात्रों को मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है क्योंकि इसका जो संबंध है दोस्तों व्यवहार से जुड़ा होता है। बच्चे के व्यवहार से जुड़ा होता है शारीरिक शिक्षा का जो मनोविज्ञान की शिक्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक जांच में प्रतिमान की परिभाषित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आपकी स्क्रीन पर आपको प्रश्नों के उत्तर दिख रहे हैं। 4 ऑप्शन है, आपका कौन सा आंसर है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा टीम का औसतन निषादन। कौन सा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी, टीम का औसत निषादन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, दाब, स्ट्रेस का कौन सा स्तर खिलाड़ियों के निषादन में वृद्धि करता है? कौन सा है दोस्तों? जी हाँ, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आंसर आपके सामने है, जल्दी अपना कमेंट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुकूलतम। क्या दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा अनुकूलतम, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान आपको मदद करता है। बाल मनोविज्ञान आपको क्या मदद करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक की अभिरुचि के बारे में बाल मनोविज्ञान क्या करता है? बालक की अभिरुचि के बारे में, उनकी चेतना अपचेतना व्यवहार के बारे में और उनकी जागृति के बारे में और उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। योग्य शिक्षक होना चाहिए या सीखने की क्षमता होनी चाहिए या जिज्ञासा होनी चाहिए या अच्छी याददाश्त होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी। क्योंकि अधिगम तभी सीखा जा सकता है जब आपके अंदर जिज्ञासा हो। सीखने की जिज्ञासा होती है तो सीखने में आसानी रहती है। आप कितना भी अच्छा शिक्षक ले आओ, सीखने की क्षमता कितनी भी बढ़िया हो, याददाश्त कितनी भी अच्छी हो, अगर आप में जिज्ञासा नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। आपको पीटीआई लगना है, पीटीआई लगने की आपके अंदर जिज्ञासा है, तभी आप अच्छी मेहनत करके पीटीआई के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है। कौन सा पाठ्यक्रम है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। कौन सा? उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उनके विकास में मदद करता है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उनके स्तर के अनुकूलन को सही करता है। विद्यार्थी का जो समय पाठ्यक्रम है उसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्नोत्तरी की तकनीक के द्वारा क्या किया जा सकता है दोस्तों? इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों।
इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। क्या उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नोत्तरी की जो तकनीकी का द्वारा शिक्षक विद्यार्थी की समझदारी के बारे में पता लगा सकता है कि विद्यार्थी के अंदर कितनी समझ है और इसको कितनी अधिक तैयारी करवाने की आवश्यकता है। दूसरा है दोस्तों आप ऐसी कक्षा को पढ़ाते हैं जिसमें रुचि हो और विद्यार्थी भी प्रश्नों को पूछने का तरीका सीखते हैं। उपयुक्त सभी, जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य का निर्णय कौन लेता है। शिक्षा का जो उद्देश्य है उसका निर्णय कौन लेता है दोस्तों। प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं ABCD। आप अपना उत्तर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाठ्यक्रम। कौन निर्धारित करता है दोस्तों, पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, शिक्षाविद विद्यालय की तुलना बगीचे से करते हैं, इनके अनुसार क्या होना चाहिए आंसर दोस्तों। उत्तर आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी क्यों होगा, उनकी देखभाल बगीचे के छोटे पौधों की तरह की जाती है। उत्तर को समझना दोस्तों, विद्यालय के अंदर जो शिक्षा दी जाती है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उनको जो बगीचे के अंदर छोटे पौधों को पानी डालकर, पानी सींचकर उनको बचपन से तैयार किया जाता है, वैसे ही स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनको तैयार किया जाता है। इसलिए उनकी तुलना किससे की है, बगीचे से। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, सृजनात्मक कार्यशैली के द्वारा सीखना विद्यार्थी को मदद करता है, कितनी मदद करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी, उनको कठिन कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है ना दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, विषाणु द्वारा कौन सा रोग फैलता है। जी हाँ दोस्तों, विषाणु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लेग। कौन सा, प्लेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है दोस्तों, और सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, यह थे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चनों की सीरीज। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का ऐसे ही प्रयास चलता रहेगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।